आप पिछले वीडियो में देखा कि हम लोगों ने ऊंचाई दूरी से जो अतिरिक्त प्रश्न आपके हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न में जो थे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 देखेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा तो ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो आप लोगों के अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कह रहा है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बना दिया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण कितने अंश का हो जाए? 45 अंश का। कह रहा है भाई कि एक मंदिर है जो अभी आधा अधूरा बना हुआ है, एक मंदिर है जो आधा अधूरा बना है, तो 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उस समय जब आधा बना हुआ है तो उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो कहा जा रहा है कि मंदिर को और कितना ऊंचा बना दिया जाए ताकि उसका जो उन्नयन कोण हो वह कितना हो जाए? 45 अंश का। तो ये फिगर देखते हैं। फिगर को जितना अच्छी तरह से हम बनाएंगे, डिराइव करेंगे, हमारा क्वेश्चन उतना आसानी से लग जाएगा। इसमें कह रहा है एक मंदिर है, तो यहाँ तक मान लीजिए हमारा एक मंदिर है, वो भी क्या है? अपूर्ण मंदिर। अपूर्ण मंदिर जो हमारा है वह यहाँ पर है, और एक यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु हमारा है, यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इस अपूर्ण मंदिर का जो शिखर का उन्नयन कोण है वह हमें 30 अंश प्राप्त हुआ है। कहा जा रहा है कि मंदिर को और कितना ऊंचा बना दिया जाए ताकि उसी बिंदु पर इसका उन्नयन कोण 45 अंश का हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ ऊंचाई बना दी। मान ले रहे हैं कि मंदिर को और h मीटर और क्या किया जाए? ऊंचा बना दिया जाए ताकि इसका उन्नयन कोण कितने अंश का हो जाए? 45 अंश का। तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण आपका हो गया 45 अंश। नाम दे दीजिए, यह हो जाएगा आपका ABCD, ठीक है। यहाँ पर उन्नयन कोण हमारा 45 अंश का बन रहा है, तो यहाँ पर आप 45 अंश दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई जो है आप x मान लीजिएगा, ठीक है। और यह कहा है शुरू में ही कि अपूर्ण मंदिर से 30 मीटर दूरी पर, तो यहाँ से जो बिंदु हमारा A है उसकी दूरी कितनी है? 30 मीटर है, पहले ही दे रखा है आपका, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर मंदिर की ऊंचाई कि मंदिर को और कितना ऊंचा बना दिया जाए ताकि हमारा जो उन्नयन कोण है वह कितना हो जाए? 30 से 45 अंश हो जाए। तो मान लेंगे माना मंदिर h मीटर और ऊंचा बनेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर उसकी ऊंचाई h मान ली है, ठीक। BC बराबर हम x ले रहे हैं और AB बराबर हमें मालूम है कि यह 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर। अब आइए हम त्रिभुज ABC में देखते हैं। त्रिभुज ABC में यदि हम त्रिभुज ABC की बात करें तो यहाँ पर हमारा उन्नयन कोण हो जाएगा 30 अंश का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 अंश बराबर, जानते कोण 30 अंश का दिया है, तो यहाँ पर जो हमारा संबंध है वह tan का बनेगा, क्योंकि हमें लंब और आधार मालूम है। यहाँ पर लंब मालूम है और यहाँ पर क्या मालूम है? आधार। तो अब जानते हैं लंब और आधार का संबंध tan थीटा बताता है, तो इस तरह आपका tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब का मान देख रहे हैं, यहाँ पर x हो गया है, आधार हमारा कितना है? 30 है। मान रखेंगे tan 30 अंश का मान होता है 1/3। इधर हमारा मान हो गया x बटा में 30। त्रिय गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा, या तो केवल 30 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 30/3 बराबर आपका क्या हो जाएगा? x। तो x बराबर 30/3। ऊपर नीचे आप 3 से गुणा कर दीजिएगा ताकि नीचे से हमारा जो रूट है वह समाप्त हो जाए। तो x बराबर ये आपका हो जाएगा 30/3। आप जानते हैं 3 का 3 में गुणा करेंगे, यदि हम 3 का 3 में गुणा करते हैं तो हमारी कड़ी समाप्त हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 3 से भाग देंगे। x बराबर 10 या 30, तो इस तरह हो जाएगा x का मान क्या? 10/3, ठीक है।
जब अपूर्ण मंदिर था उस समय इसकी ऊंचाई आ रही कितनी, 10^3। अब देखते हैं हमारी जो मंदिर है और कितना ऊंचा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फार्मूला लेंगे, बड़े कोण को लेंगे आप, ठीक है। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, तो देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा tan 45 बराबर, देखिए अब यहाँ पर हमारा जो लंब होगा वह BD होगा। लंब क्या होगा, BD। तो यहाँ पर लिखिएगा लंब BD, आधार हमारा AB है तो आधार AB कर लेंगे। अब आप जानते हैं tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है। यहाँ पर BD का मान क्या है, BD हमारा देखिए BD तो x प्लस h होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस h बटा में AB का मान क्या है, 30 है। तो यहाँ पर AB का मान 30 हो गया। त्रिय गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 30, क्या मिलेगा, त्रिय गुणा करेंगे तो 30 बराबर हमारा हो जाएगा x प्लस h। अब यहाँ पर मान रख लीजिए, तो यहाँ पर आप रखेंगे 30 बराबर x का मान देखिए क्या है, समीकरण एक ले लीजिएगा इसको। यदि हम x का मान रखते हैं, नीचे है सॉरी, तो x का मान हमारा है 10^3। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10^3 प्लस h। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 30 माइनस 10^3 बराबर h। तो h बराबर आपका हो जाएगा 30 माइनस 10^3 का मान हो जाएगा 1.732। देखिए (3) का मान आपका दिया गया है तो यहाँ पर मान रखना अनिवार्य हो जाएगा। यदि जो मान इसमें हम प्रयुक्त करते हैं, जैसे (3) हो गया, (2) हो गया, यदि मान दिया तो रखना अनिवार्य हो जाएगा। यदि मान नहीं दिया तो आपकी मर्जी है, रखिए या तो छोड़ दीजिए। यदि छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर रूट का मान दिया है तो आपको हर हाल में रूट का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा h बराबर 30, 10 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 17.32। तो h बराबर माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 30 को कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पर 30 का 30 रखिएगा, पॉइंट लगा लीजिएगा, यहाँ पे देखिए 00 हो जाएगा। अब घटाते समय याद रखिएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे तो इधर 32 हो जाएगा, इधर 7। तो माइनस करेंगे 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा आपका 9 में से 3 जाएगा 6, पॉइंट हो जाएगा। यहाँ बचा 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ बचा 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। तो इस तरह h का मान जो है आपका 12.968 आ गया, 12.68। अतः इसकी जो ऊंचाई है 12.6 मीटर होगा। अर्थात मंदिर को हम 12.68 मीटर और ऊंचा बना दें तो इसका जो उन्नयन कोण होगा वह 30 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 45 अंश हो गया। चलिए अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, मीनार PN, एक हमारी मीनार है जिसका नाम PN है, पर एक स्तंभ QP खड़ा है। मीनार के आधार N से 40 मीटर की क्षैतिज दूरी पर एक बिंदु A है, ठीक है। 2 बार हो गया है लग रहा है, ठीक है, यहाँ से इरेज कर लीजिएगा। कह रहा है कि पर एक बिंदु A है, बिंदु A पर मीनार PN और स्तंभ PQ के द्वारा आंतरिक कोण क्रमशः थीटा और फाई इस प्रकार है कि tan थीटा का मान 1/2 है, tan फाई का मान आपका 1/3 है। तो हमें बताना है कि स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। सुन लीजिए फिर से कह रहा है कि एक मीनार PN है, PN के ऊपर एक स्तंभ गड़ा हुआ है, ठीक है, स्तंभ गड़ा हुआ है और मीनार के आधार N से 40 मीटर की दूरी पर, कितने की दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। P से मीनार, ठीक है, बिंदु पर मीनार PN और स्तंभ PQ के द्वारा आंतरिक कोण क्रमशः थीटा और फाई है और वह भी इस प्रकार है कि tan थीटा का मान 1/2 आ रहा है और tan फाई का मान कितना है, 1/3 है। तो हमें बताना कि स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। आइए पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है, फिगर में समझेंगे। देखिए ये हमारी मीनार है, क्या है, मान ले रहे हैं PN, क्योंकि यहाँ पर आधार N दिया है तो N हम नीचे लिखेंगे। PN हमारी मीनार हो गई, PN हमारी क्या है, मीनार है, ठीक है। और यह हमारा आधार होगा, PN हमारी मीनार हो गई और यह आधार हमारा है 40 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट, क्या, कोई पॉइंट नहीं दिया तो आप A मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि अब इसके ऊपर एक PQ, इसके ऊपर
एक पी क्यू इस तरह स्तंभ गड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा स्तंभ है, स्तंभ, इसका नाम है पी क्यू। तो कह रहा है फिर कि 40 मीटर की दूरी पर स्थित हमारा जो बिंदु ए है, यहाँ से स्तंभ का उन्नयन कोण थीटा है। देखिए पहले कोण थीटा दिया होगा, ठीक है, पहला कोण आपका थीटा है, अर्थात मीनार पी एन द्वारा इस बिंदु पर आंतरिक कोण जो हमारा वह थीटा है। फिर दूसरा पॉइंट दे रहा है क्यू, क्यू द्वारा आंतरिक कोण अर्थात पी क्यू द्वारा जो आंतरिक कोण हमारा है वह है फाई। यहाँ पर जो कोण बनेगा वह हमारा फाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूरे का नाम नहीं दिया, इसलिए एक द्वारा, स्तंभ द्वारा, मीनार द्वारा कोण थीटा है और करा स्तंभ द्वारा, जो इतना स्तंभ उसके द्वारा इस बिंदु पर जो आंतरिक कोण है वो फाई है। पूरे कोण की बात नहीं किया है, नहीं तो हम पूरा कोण फाई मानते। यहाँ पर आधे ही कोण स्तंभ द्वारा, स्तंभ से बनेगा। यदि यह देता कि स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण फाई है तो हम पूरा कोण फाई लेते, लेकिन यह सीधे सीधे कर रहा है कि स्तंभ द्वारा इस पर आंतरिक कोण फाई है, इसलिए हम आधा कोण ही हम फाई लेंगे और मीनार द्वारा कोण थीटा, इसलिए इसका कोण क्या लेंगे, थीटा लेते हैं। यदि यही कहता कि इस पॉइंट ए से इस स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण फाई है तो पूरा कोण हम क्या लेते, फाई लेते। लेकिन यहाँ पर देखिए सीधे सीधे का है, शीर्ष का नाम नहीं लिया है, सीधे सीधे का रहा है कि स्तंभ पी क्यू द्वारा आंतरिक कोण क्रमशः हमारा क्या है, फाई है, ठीक है। मीनार पी एन द्वारा कोण थीटा है और स्तंभ पी क्यू द्वारा कोण क्या है, फाई है, इसलिए हम पूरा कोण न लेके पॉइंट फाई ही लेंगे, केवल आधा कोण इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मान ले रहे हैं इस स्तंभ की जो ऊंचाई वह यच है, स्तंभ की जो ऊंचाई है हम यच मान ले रहे हैं और जो मीनार की ऊंचाई है इसको हम यक्स कर ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिएगा माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर हम एच मीटर मान ले रहे हैं और स्तंभ की ऊंचाई जो हमसे पूछा गया है, स्तंभ की ऊंचाई हम मीनार की ऊंचाई एक्स माने हुए हैं और यहाँ पर जो स्तंभ की ऊंचाई है वह एच मीटर है, क्या है, एच मीटर, ठीक। अब आइए तो हल करते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए एन पी में, त्रिभुज ए एन पी में। तो हमें मालूम है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो देखिए tan थीटा का मान दिया हुआ है तो यहाँ पर भी लिख लीजिएगा tan थीटा का मान 1/2 और यहाँ पर tan फाई का मान कितना दिया हुआ है, 1/3। यह तीनों हमें क्या है, ज्ञात है, दिया हुआ है, ठीक है। ये तीनों मान पहले से हमें क्या है, दोनों मान जो है tan थीटा और tan फाई के मान दिए गए, अज्ञात है। तो tan थीटा के जहाँ पर मान रखेंगे आप 1/2, तो यहाँ पर रखिएगा 1/2 लंब का मान देखिए क्या है, यक्स है, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। आधार देखेंगे, आधार 40 है तो यहाँ पर बटे 40 कर देंगे, तिरिया गुणा कर देंगे तो 40/2 बराबर यक्स। तो इस तरह यक्स का मान हमारा आ जाएगा 20 मीटर, जो किसकी ऊंचाई हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 20 मीटर। लेकिन हमसे पूछा गया स्तंभ की ऊंचाई, तो हम स्तंभ की ऊंचाई के लिए आगे चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए एन क्यू में, तो यहाँ पर हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा कोण हमको चाहिए, ये पूरा कोण, तो पूरा कोण हमारा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई। तो यहाँ पर यूज करेंगे tan थीटा प्लस फाई बराबर लंब बटा आधार, बराबर लंब बटा के आधार। तो इसको फार्मूले तोड़िएगा, आपको tan थीटा का फार्मूला मालूम है, tan थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा प्लस फाई, या कहेंगे tan a प्लस बी का फार्मूला। तो tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर देखिए उसी फार्मूले पर हम इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, प्लस लिखिएगा tan फाई बटे में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। इधर लंब का मान हमारा है यच प्लस 30, यच प्लस यक्स होगा, सॉरी यहाँ पर यच प्लस यक्स हो जाएगा और आधार का मान हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा लंब हो जाएगा यच प्लस यक्स और आधार कितना हमारा हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सारे मान रखिए, tan थीटा का मान देखिए क्या है,
tan थीटा का मान है 1/2 प्लस tan फाई। tan फाई का मान देखिए कितना दिया हुआ है 1/3 होल अपान आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3 बराबर कर लीजिएगा यच प्लस यक्स। यक्स का मान देखिए क्या है 20 है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। यदि चाहे तो आप इसे समीकरण 1 दे सकते हैं, तो लिखिएगा समीकरण 1 से। ठीक है, नीचे आधार मान है 30, तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 से। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर देखिए मान कितना आएगा 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 बटे में 3 दूना के 6। नीचे यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/6 बराबर इधर हमारा हो जाएगा यच प्लस 20/30। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5/6। यहाँ पर भी हल करेंगे तो 5 एक कम 5, 5 में से एक जाएगा, सॉरी 6 कम 6 होगा, 6 में से एक जाएगा 5, 5/6 यहाँ पर भी आएगा। तो इस तरह आपका हो जाएगा यच प्लस 20/30। तो ये दोनों मान आपस में क्या हो रहा है, कट जा रहा है। कटने के बाद यहाँ पर मान हमारा 1 आ रहा है, तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा यच प्लस 20/30। तो इस तरह तिरिया गुणा करेंगे, 30 को इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 बराबर यच प्लस 20। तो यहाँ से यच का मान निकालेंगे तो यच बराबर हमारा हो जाएगा 30 माइनस 20, तो यच बराबर हमारा आ गया 10 मीटर। अर्थात स्तंभ की जो ऊंचाई होगी, स्तंभ की ऊंचाई हमारी आ गई h बराबर 10 मीटर। स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर। अब मीनार की ऊंचाई हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, मीनार की ऊंचाई कितनी थी 20 मीटर। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में करा एक नाव से जो पुल की ओर आ रही है, एक नाव है जो पुल की तरफ एक आ रही है, उस पुल से उसका उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। ठीक है, एक नाव है जो एक पुल की तरफ आ रही है, पुल पर खड़ा कोई व्यक्ति देखता है कि उसका उन्नयन कोण उस समय क्या 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 6 मिनट पश्चात इसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। जो हमारी नाव है जिस गति से आ रही है, उस गति से आते हुए 6 मिनट बाद इसका जो उन्नयन कोण था वह 30 से बढ़कर क्या हो गया है 60 अंश हो गया है। तो आपको ज्ञात करना है कि नाव उस पुल तक उसी चाल से कितने समय में या पहुंचने में कितना समय और लेगी। समझेंगे हमारे शब्दों में। कह रहा है कि एक नाव है जो एक पुल की तरफ क्या आ रही है, पुल से उसका उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। तो जिस चाल से नाव आ रही थी उसी नाव से आते हुए 6 मिनट पश्चात जो उसका उन्नयन कोण 30 अंश था वह बढ़कर कितना हो गया 60 अंश हो गया। तो हमें बताना है कि नाव को पुल तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा। तो आइए फिगर देखते हैं। सपोज दैट हम यह मान ले रहे हैं हमारे पुल की ऊंचाई है। ठीक है, ये हमारा क्या है पुल है, पुल की ऊंचाई। तो पुल की ऊंचाई हम यच मान ले रहे हैं यहाँ पर। और सपोज दैट ये हमारी नाव है, ये क्या हमारी है नाव, जो पॉइंट ए पर है। यहाँ से उस समय इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना था 30 अंश था। यहाँ पर इसका उन्नयन कोण कितना अंश देखा गया था 30 अंश। 6 मिनट पश्चात, कितने मिनट पश्चात 6 मिनट पश्चात इसका उन्नयन कोण जो है 30 से बढ़कर 60 अंश हो गया। इसका उन्नयन कोण कितना हो गया है 30 से बढ़ के 60 अंश हो गया है। ठीक है, तो हम पहले नाव की चाल मानेंगे कि नाव की चाल है क्या, क्योंकि यहाँ पर नाव की चाल आपका देखिए दिया नहीं है। ठीक है, तो पहले मान लीजिए पॉइंट दे दीजिए नाम A B C। देखिए हमारा फिगर बन के तैयार हो गया है। अब हमें करना क्या है, जो साइड है बस उनके नाम देने हैं। ठीक है, तो नाम दीजिएगा, लिखिएगा माना पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई x मान ले रहे हैं, क्योंकि पुल की ऊंचाई पूछा नहीं फिर भी पुल की ऊंचाई हम x ले रहे हैं। इसके बाद हम मान लेंगे माना नाव की चाल। तो आप नाव की चाल जो है x मीटर प्रति मिनट मान ले रहे हैं। नाव की जो हमारी चाल है वह क्या हो जाएगी x मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पर हो जाएगा नाव द्वारा 6 मिनट में
चली दूरी, 6 मिनट में चली दूरी। तो यहाँ पर हम चली दूरी निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 गुणे यक्स। इस तरह यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6x। यह टोटल दूरी कितनी हो गई हमारी 6x। BC बराबर आप y मान लीजिएगा, BC बराबर y। यह दूरी हम क्या मान ले रहे हैं, y मान ले रहे हैं। ठीक है, अब आइए त्रिभुज कॉल करते हैं। तो लिखिएगा सर्वप्रथम त्रिभुज BCD, या ले लीजिए BCD में ही, BCD में तो देखिए वहाँ पर tan 60 अंश दिया हुआ है, तो इसके अनुसार हमारा tan 60 अंश का मान हो जाएगा, सॉरी tan 60 यूज करिएगा, tan 60 अंश बराबर होगा हमारा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है, h है, आधार कितना माने है, y है। देखिए ये हमारा लंब है h, आधार क्या है, y। तो आप जानते हैं tan 60 अंश का मान कड़ी 3 होता है, तो यहाँ पर कड़ी 3 रखिएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा h अपान y। तो इस तरह h का मान जो है कड़ी में 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h का मान हो जाएगा कड़ी में 3y। अब बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ACD में, किसमें, ACD में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। आधार हमारा है 6x प्लस y। तो tan 30 अंश का मान रखिएगा 1 बटा कड़ी 3। इधर जो h का मान रख लीजिए, h का मान देखिए यहाँ पर क्या है, कड़ी 3y, क्योंकि हमें यहाँ पर y का मान निकलना है। इस बार हमें पुल की ऊंचाई नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि किनारे पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हमें दूरी चाहिए BC, क्योंकि B तक हमारी नाव पहुँच चुकी है, B से C तक पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा। तो हमें यह दूरी मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो हम पहले दूरी निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो y का मान निकालेंगे, इसलिए हम यहाँ पर h का मान रख रहे हैं कड़ी में 3y, बराबर हमारा हो जाएगा 6x प्लस y। तिरिया गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 6x प्लस y, बराबर करिएगा कड़ी 3 का कड़ी 3 में गुणा करेंगे। आप जानते हैं कड़ी 3 का कड़ी 3 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3y, क्योंकि कड़ी का कड़ी में गुणा करने पर कड़ी हमारी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस तरह हमारा हो जाएगा 6x बराबर 3y माइनस y, घटा लीजिए 2y बराबर हमारा हो जाएगा 6x। ठीक है, तो y का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 6x बटा में 2। तो इस तरह y का मान हो जाएगा 3x। तो लिखेंगे नाव को पुल तक पहुँचने में लगा समय। तो जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो हमारी दूरी कितनी है, दूरी हमारी 3x आई है, और नाव की चाल हम पहले ही x मान रखे हैं, तो यहाँ पर x हो जाएगा, x से कटेगा। तो इस तरह हमें पुल के नीचे, अर्थात नाव को पुल के नीचे पहुँचने में 3 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 3 मिनट का। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है 10 सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 क्या कर रहा है, एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है जिनके बीच की दूरी 300 मीटर है। किसके बीच की दूरी, मकानों के, जिनके बीच की दूरी अर्थात मकानों के बीच की दूरी 300 मीटर है। यदि किसी समय वायुयान से एक ही दिशा में दोनों मकानों के अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हो, तो ज्ञात कीजिए कि हमारे जो वायुयान है वह कितनी ऊंचाई पर है। हमें ज्ञात करना है कि हमारे जो वायुयान है वह कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए फिर से देखेंगे, कह रहा है एक वायुयान अर्थात एक हवाई जहाज है जो किसी मकान के ऊपर से उड़ रहा है। जब उड़ रहा है, जिन दोनों मकानों के बीच की दूरी 300 मीटर है, ठीक है, तो एक ही दिशा में, जब हमारा वायुयान उड़ते समय एक ही दिशा में दोनों मकान होते हैं, तो उस समय दोनों मकानों के जो अवनमन कोण है वह क्रमशः 45 और 60 अंश देखे गए हैं। तो बताना है कि जो हमारा वायुयान है वह कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। चलिए आइए देखते हैं। सपोज दैट यह हमारा वायुयान है। क्या है, वायुयान
यान जो उड़ रहा है, ठीक है, वायुयान है, जिसकी धरातल से ऊंचाई हम यच मान ले रहे हैं। छोड़िए टाइप, इसको सीधा बना लीजिए। ये हमारा हो गया वायुयान। वायुयान जो कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है, और यहाँ पर हमारा मकान ए है और ये हमारा मकान क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। इन दोनों मकानों के जो बीच की दूरी है वह 300 मीटर दिया गया है। तो इन दोनों मकानों से देखिए अवनमन कोण का है, तो यहाँ से मिला दीजिए दोनों लाइनों को, ठीक है। तो अवनमन कोण है तो यहाँ पर आपको डॉट लाइन भी खींचनी पड़ेगी। इस धरातल के पैरेलल, ये जो क्षैतिज लाइन हम खींचे हैं, इस रेखा के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि अवनमन कोण हमेशा क्या बनता है, ऊपर, क्योंकि यह कोण यहाँ पर बैठा हुआ वायुयान में बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा है, इसलिए कोण कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, ठीक है। तो एक कोण हमारा 45 अंश का है, दूसरा कोण हमारा कितने अंश का है, 60 अंश का है। कैसे पहचानेंगे कौन सा कोण 45 अंश का होगा, कौन सा कोण 60 अंश का होगा। आप जानते हैं मीनार से दूर जाने पर कोण का मान घटता है, मीनार के पास जाएंगे तो कोण का मान बढ़ेगा। तो देखिए यह कोण हमारा मीनार से दूर है और यह कोण क्या है, मीनार के पास है, इसलिए यह कोण हमारा जो होगा, इधर ऊपर देखेंगे तो यह कोण हमारा 45 अंश का हो जाएगा, और ये बड़ा वाला कोण है तो यह कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश का। या ऐसे उन्नयन कोण हो तो यही याद रखिएगा, जो कोण मीनार से जितनी दूरी पर होगा उतना छोटा होगा, जो जितने पास में होगा वो उतना बड़ा होगा। इसलिए कोण एकांतर कोण से देख लेंगे 45 अंश का हो जाएगा, और यह कोण कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश। यहाँ पर हम वायुयान की जो ऊंचाई वह यच मान ले रहे हैं। वायुयान की क्या है, ऊंचाई यच है, और ये जो क्षैतिज दूरी हम इसको एक्स मान ले रहे हैं। अब नाम पूरा कर लीजिए, ए बी सी और यह डी हो गया, और यहाँ पर कोण हमारा क्या बन गया, ई बन गया। आइए अब देखते हैं, मान लीजिएगा, माना वायुयान की ऊंचाई, वायुयान की ऊंचाई हम यच मान ले रहे हैं, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो बी सी बराबर आप एक्स मान लीजिएगा, बी सी बराबर एक्स। अब हल करिए त्रिभुज बी सी डी में हमारा हो जाएगा tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर हो जाएगा यच अपान यक्स। tan 60 अंश का मान हो जाएगा कड़ी 3 बराबर यच अपान यक्स। यदि हम तिर्यक गुणा करते हैं तो यच का मान निकल जाएगा कड़ी में 3 यक्स। इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब आइए देखते हैं त्रिभुज ए सी डी में देखिए डी पॉइंट यहाँ पर है, जो यहाँ पर वायुयान में मिल चुका है, यहाँ पर दे दीजिएगा डी, ठीक है। त्रिभुज एसीडी में देखेंगे तो क्या करा है त्रिभुज एसीडी में, तो आप त्रिभुज एसीडी में देखेंगे तो इसका कोण 45 अंश का है, ऊंचाई कितना है, यच है, आधार हमारा बन जाएगा 300 प्लस यक्स। तो यहाँ पर लिखिएगा tan 45 अंश बराबर यच बटा में 300 प्लस यक्स, कितना हो जाएगा, 300 प्लस यक्स। तो यहाँ पर tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा बराबर यच बटा में 300 प्लस यक्स। तिर्यक गुणा करेंगे तो 300 प्लस यक्स बराबर हो जाएगा यच, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करिए, यक्स का मान रखेंगे, कहाँ से, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 300 प्लस यक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा यच अपान √3। क्या हो जाएगा, यच अपान √3, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं यच बराबर कड़ी 3 यक्स आ रहा है, तो यक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा यच अपान √3। इसके बटे करके एलसीएम लीजिए, 1 और कड़ी 3 का जो एलसीएम होगा वह कड़ी 3 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे कड़ी 3 बार जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 300 कड़ी 3 प्लस कड़ी 3 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, यह हो जाएगा यच बराबर यच। तो यहाँ पर हो जाएगा 300 कड़ी 3, ठीक है, प्लस यच, इस कड़ी 3 को इधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कड़ी 3 यच। अब इस यच को इधर भेज दीजिए तो इस तरह आपका हो जाएगा 300 कड़ी 3 बराबर कड़ी 3 यच माइनस यच। अब यहाँ से हम यच कामन लेंगे, यदि हम यच कामन लेते हैं तो हमारा हो जाएगा कड़ी 3 माइनस 1 बराबर हमारा हो जाएगा 300 कड़ी 3, कितना हो जाएगा, 300 कड़ी 3। अब यहाँ से इसको पक्षांतर करिए तो इस तरह हो जाएगा यच बराबर 300 कड़ी 3 बटा में कड़ी 3 माइनस 1। देखिए यहाँ पर हमारा बटे में कड़ी 3 माइनस 1 आ गया, तो इसको हर का परिमेयकरण की सहायता से क्या करेंगे, इसके हर को हटाएंगे। तो इसके लिए क्या करिएगा, कड़ी 3 प्लस 1 हर का परिमेयकरण कर देंगे
तो हर का परमीकरण का मतलब क्या होता है, हर का चिन्ह बदलिए और उसी से ऊपर नीचे क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर कड़ी 3 - 1 था, तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी 3 + 1। अब कड़ी 3 + 1 से हमने अंश और हर में गुणा कर दिया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा h बराबर 300, कड़ी 3 के इसमें गुणा करिएगा 3 प्लस आपका कड़ी 3 हो जाएगा, नीचे कड़ी 3 का कड़ी 3 में गुणा करेंगे 3 - 1। तो इस तरह h बराबर हो जाएगा 300 ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी 3, नीचे आप माइनस करिएगा तो 1 में से आपका 3 में से 1 जाएगा तो 2 से हम 300 को कटाएंगे तो h बराबर हमारा हो जाएगा 150 ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी 3। ये हमारा हो गया आंसर। h का मान यदि आप चाहे तो कड़ी 3 का मान रख सकते हैं या तो छोड़ दीजिए। इस तरह हमारे जो वायुयान की ऊंचाई है वह कितनी हो गई है, 150 कड़ी में 3 प्लस कड़ी 3। देखिए हम पूरा ही सॉल्व कर दे रहे हैं। h बराबर हमारा हो जाएगा 150 ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी 3 का मान होता है 1.732। तो यहाँ पर 150 जोड़ लीजिएगा तो 4.732 होगा। अब हम 150 का गुणा करेंगे तो पहले 0 लिख लीजिए, अब 15 गुणा करते जाइए। 15 दूना 30 को 0 हासिल 3 हो जाएगा, 15 × 45 3 48 हासिल 4 हो जाएगा, 15 × 7 105 4 9 हासिल 10 हो जाएगा, 15 चौका 60 10 70। ठीक है, 3 अंक पर दशमलव हम लगाएंगे। तो इस तरह हमारे जो वायुयान की ऊंचाई है वह 709.8 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 709.8 मीटर, 709.8 मीटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर मतलब हवाई जहाज के ऊपर पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु के पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी। फिर देखेंगे, कह रहा एक हवाई जहाज है जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, उस पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर में एक शत्रु के पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पे तथा दक्षिण की ओर स्थित एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। तो कह रहा है कि पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सपोज दैट ये हमारी हो गई हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी, 1000 मीटर। कितनी हो गई, 1000 मीटर। उत्तर की तरफ कहाँ है, उत्तर की तरफ स्थित एक क्या है, पनडुब्बी है। इधर हम ले रहे हैं उत्तर, ये हमारी हो गई पनडुब्बी। पनडुब्बी पनडुब्बी पनडुब्बी। यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वह 30 अंश देखा गया। कितना देखा गया है, 30 अंश। ये हमारा उन्नयन कोण हो गया 30 अंश। और इधर एक हमारा युद्धपोत है, युद्धपोत जिसका अवनमन कोण 45 अंश देखा गया। कितना देखा गया है, 45 अंश। ये हमारा अवनमन कोण, ये उन्नयन कोण ही दोनों बने हैं। अवनमन कोण हमारा ऊपर बनेगा। यहाँ पर स्थित जो मनुष्य है, हमारे जो पनडुब्बी है, इसका उन्नयन कोण कितना, अवनमन कोण कितना देखता है, 30 अंश देखता है। और यह जो हमारी युद्धपोत है, इसका उन्नयन कोण यह 45 अंश देखता है। कितना देखता है, 45 अंश। पनडुब्बी का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया है और युद्धपोत का अवनमन कोण जो है 45 अंश। दोनों ही अवनमन कोण है, तो एकांतर कोण से ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ये 30 के बराबर हो जाएगा, यह 45 के। और यहाँ पर हवाई जहाज जो हमारी है उसकी ऊंचाई पहले से ही 1000 दे रखी है। हवाई जहाज ये हमारा क्या है, हवाई जहाज। ठीक है, तो यहाँ इसका नाम दे दीजिएगा, यह पॉइंट आप मान लीजिए ए, इसको बी सी डी। तो हम पहले युद्धपोत की दूरी या इनके बीच की जो टोटल दूरी है, यदि आप x मानना चाह रहे हैं तो x मान लीजिए, या BC की दूरी आप x ले लीजिए, और इधर जो CD है इसकी दूरी हम y ले रहे हैं।
और इस तरह युद्धपोत और पनडुब्बी की जो कुल दूरी होगी वो हमारी हो जाएगी x प्लस वाई। तो यहाँ पर मान लीजिएगा, माना BC बराबर x मीटर और CD बराबर y मीटर। CD बराबर क्या मान लीजिएगा, y मीटर। अब x और y का मान निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी मालूम हो जाएगी। तो पहले हम देखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में तो आपका tan 45 अंश है, तो tan 45 अंश बराबर आपका हो जाएगा 1000 बटा में क्या, x, 1000 बटा में x। तो आपको मालूम है tan 45 अंश का मान 1 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1000 बटा में x का तिर्यक गुणा करेंगे तो इस तरह x का मान जो है वह हो जाएगा 1000 मीटर। x का मान कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। अब आएंगे हम दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में, किस में देखेंगे, ACD में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan 30 अंश बराबर 1000 बटे में क्या कर लीजिएगा, y, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पनडुब्बी यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना, अवनमन कोण 30 अंश का था, तो एकांतर कोण से इसको भी हमने 30 कर लिया। तो इस त्रिभुज में देखेंगे तो यह लंब हो गया और यह आधार, अतः tan 30 अंश बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, 1000 हो गया, आधार हमारी क्या है, y है, इस लंब बटे में यहाँ पर क्या कर देंगे, y। तो tan 30 अंश का मान क्या होगा, tan 30 अंश का मान जानते हैं आपका होगा 1 बटा कड़ी 3 बराबर हम करेंगे 1000 बटे में y, तिर्यक गुणा करेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 1000 कड़ी में 3, कितना हो जाएगा 1000 बटा में कड़ी 3। तब यहाँ पर हम लिखेंगे पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी हमारी हो जाएगी x प्लस वाई। तो x का मान आप जानते हैं 1000 है और y का मान कितना आया है, 1000 कड़ी 3, 1000 कड़ी 3। तो आप 1000 कॉमन ले लीजिएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 प्लस कड़ी 3। अब यहाँ पर आप चाहे तो कड़ी 3 का मान रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। यदि आप एक कड़ी 3 का मान रखते तब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस कड़ी 3 का मान होगा 1.732। पहले इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2.732। इस तरह यदि हम 1000 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2732 मीटर, अर्थात पनडुब्बी और युद्धपोत के जो बीच की दूरी है वो हो जाएगा 2732 मीटर, लगभग 2 किलोमीटर, 2.7 किलोमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में क्या करा, क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित, यहाँ पर स्थित, क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज से सड़क के 2 क्रमागत किलोमीटरों के पत्थरों के जो हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित है। ठीक है, करा एक हमारा जो हवाई जहाज है एक सड़क पर उड़ रहा है और सड़क पर उड़ते समय 2 क्रमागत किलोमीटर, ठीक है, 2 क्रमागत किलोमीटर पत्थरों के बीच में जब हमारा हवाई जहाज आता है, जब 1 किलोमीटर उसके आगे और दूसरा क्या उसके पीछे, अर्थात हवाई जहाज उसके बीच में स्थित हो, तो उस समय एक पत्थर का उन्नयन कोण अल्फा बनता है और दूसरे का क्या बनता है, बीटा बनता है। तो सिद्ध करना है कि हवाई जहाज की जो ऊंचाई होगी वह tan अल्फा tan बीटा बटे में tan अल्फा प्लस tan बीटा किमी होगी। ठीक है, क्या होगी, जो हमारे हवाई जहाज की ऊंचाई होगी वह tan अल्फा इंटू tan बीटा बटे में आपका हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हमारा यह 2 क्रमागत किलोमीटर है। ठीक है, यह 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थर हैं। ठीक है, या पॉइंट आप नाम दे सकते हैं A और B, इनके बीच में हमारा जो हवाई जहाज है वह उड़ रहा है इस तरह, जिसकी ऊंचाई हम भूमि से यच मान ले रहे हैं। ऊंचाई से इसकी क्या होगी, भूमि से उसकी ऊंचाई क्या मान लीजिएगा, यच मान लीजिएगा। एक यहाँ पर स्थित इसमें जो व्यक्ति है पहले किलोमीटर का अवनमन कोण
क्रमशः और दूसरे पत्थर का अवनमन कोण जो क्रमशः कितने अंश का देखता है, अल्फा और बीटा। सपोज दैट इधर कोण हमारा अल्फा बना हुआ है और यह कोण हमारा क्या है, बीटा है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो हवाई जहाज की ऊंचाई है वह tan अल्फा tan बीटा बटे में tan अल्फा प्लस tan बीटा होगी। तो यहाँ पर हम नाम दे दे रहे इसका ए बी, यहाँ पर नाम सी दे दीजिएगा और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डी सी। तो मान लीजिएगा माना हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की जो ऊंचाई है वो हम एच मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एकांतर कोण से हमारा जो कोण ए है वह अल्फा हो जाएगा और इधर हमारा जो कोण है ये बीटा हो जाएगा। और इधर ए डी बराबर आप एक्स मान लीजिएगा और बी डी बराबर इधर क्या मान लीजिएगा, वाई। यह दूरी हमारी एक्स हो जाएगी और इधर की यह जो दूरी हमारी है वह वाई हो जाएगी। और यह जो हमारे हवाई जहाज की ऊंचाई है उसे हम एच मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, एच मान ले रहे हैं। तब आइए देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, पहले किस में हल करेंगे, त्रिभुज ए डी सी, सॉरी यहाँ पर ए डी सी लिखिएगा, ए डी सी में। तो आपका हो जाएगा tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भाई, tan अल्फा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, tan अल्फा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा यच है, आधार क्या है, यक्स है। तो इस तरह जो यक्स का मान होगा, ठीक है, जो यक्स का मान होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, यच अपान tan अल्फा। यक्स का मान कितना हो जाएगा, यच अपान tan अल्फा। इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। सेम इसी तरह हम आ जाएंगे त्रिभुज बी डी सी में, किसमें देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज बी डी सी में हम देखेंगे। तो बी डी सी में हमारा हो जाएगा tan बीटा बराबर यच अपान वाई निकाल रखे हैं, क्या निकाले हैं, tan बीटा बराबर हमारा यहाँ पर होगा यच अपान वाई। तो y का मान निकालेंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा यच प्लस यच अपान tan बीटा। इसको दीजिएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करिए, दोनों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए। तो आप लिखिएगा x प्लस वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा यच tan अल्फा प्लस यच tan बीटा। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वह 1 होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉइंट ए से बी तक की जो बीच की दूरी वह कितना है, 1 है। क्या है, हम जानते हैं कि यह दो ए और बी दो क्रमागत किलोमीटर है, तो इसलिए इनके बीच की जो टोटल दूरी होगी वह क्या रहेगी, 1 किलोमीटर रहेगी। क्या रहेगी, 1 ही किमी रहेगी, क्योंकि यहाँ से दूरी हमारे कम बेसी नहीं होनी है। अतः x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वह 1 होगी। तो यहाँ पर मान रखेंगे हम कि x प्लस वाई का मान क्या है, यह 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप h का मान ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 1 प्लस tan अल्फा प्लस 1 अपान tan बीटा। अब इनका एलसीएम ले लीजिए तो इधर हो जाएगा 1h, यहाँ से लसा लेंगे तो हमारा लसा बन जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा tan बीटा प्लस tan अल्फा। क्या बनेगा, यहाँ पर तिरिया गुणा करेंगे तो tan बीटा प्लस tan अल्फा, यहाँ से पक्षांतर कर दीजिए तो इधर हमारा हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा। नीचे आप आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पर क्रम विनिमय हम नियम लगा लेंगे। तो tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, h। इस तरह मीनार की जो ऊंचाई है, सॉरी मीनार नहीं, जो हमारे हवाई जहाज की ऊंचाई है वह आ गया tan अल्फा इंटू tan बीटा। क्या आ गया, tan अल्फा इंटू tan बीटा। नीचे हमारा हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। इस तरह हमारे हवाई जहाज की ऊंचाई जो है सिद्ध हो चुकी है। h बराबर tan अल्फा इंटू tan बीटा बटे में tan अल्फा प्लस tan बीटा। प्रूव दैट। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 13 जो है कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, बहुत ही अच्छी सवाल भी है। तो इसमें क्या करा है कि एक झील के तल से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु पर एक बिंदु से होगा, एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है।
तथा झील में उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है, सिद्ध कीजिए कि झील के तल से बादल का जो ऊंचाई होगी वह h ब्रैकेट में tan बीटा प्लस tan अल्फा बटे में आपका tan बीटा माइनस tan अल्फा हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम देखेंगे क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक झील है, झील के तल से, झील में जो पानी उसके तल से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा नापा गया है। फिर उसी बिंदु से अर्थात उसी ऊंचाई से h मीटर ऊंचाई से उस बिंदु से उस बादल का जो प्रतिबिंब बना है झील के अंदर उसका जो अवनमन कोण है वह बीटांश देखा गया है। तो सिद्ध करना है कि झील के तल से, ऊंचाई से नहीं, कहाँ से, झील के तल से जो बादल की ऊंचाई होगी, ठीक है, वह h ब्रैकेट में tan बीटा प्लस tan अल्फा बटे में tan बीटा माइनस tan अल्फा होगा। ठीक है, इतना मीटर होगा। आइए देखते हैं, हम पहले प्रतिबिंब बनाएंगे। सपोज दैट यह झील की तल है, क्या है हमारी, यह हमारी झील हो गई, क्या हो गई, झील। झील की सतह से या झील के तल से h मीटर ऊंचाई पर यह हमारा एक क्या हो गया, पॉइंट हो गया। यहाँ पर एक हमारा बादल है, ठीक है, यहाँ पर हमारा यह बादल हो गया जिसका उन्नयन कोण हमें अल्फा मिला है, जिसका उन्नयन कोण क्या मिला है, अल्फा मिला है। तो यहाँ से इसको डॉट लाइन करते हुए मिलाएंगे हम, ठीक है। यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण हमें मिल रहा है वह अल्फा है। फिर झील के अंदर स्थित, झील के अंदर इसका जो प्रतिबिंब बना है, ठीक है, इस बादल का जो प्रतिबिंब यहाँ पर बना है इसका उन्नयन कोण बीटा पाया गया है। कितना पाया गया है, अवनमन कोण, सॉरी बीटा को, उन्नयन कोण नहीं, ये हमारा अवनमन कोण है, बीटा पाया गया है। कितना पाया गया है, बीटा। ठीक है, फिर से देखेंगे। कह रहा है कि एक झील है, झील की सतह से h मीटर ऊंचे स्थान से किसी बादल का जो हमारा उन्नयन कोण है वह अल्फा पाया गया है, ठीक है, तथा इसी बादल का जो प्रतिबिंब है वह हमें झील में दिखाई दे रहा है। तो उसका उन्नयन कोण कितने अंश का है, बीटा अंश का है। कितने अंश का है, बीटा। यह हमारा अवनमन कोण, सॉरी यह अवनमन कोण कितना है, बीटा है। तो आइए देखते हैं, इसका नाम दे देते हैं। नाम दीजिएगा A, इधर B, इधर C और ये पॉइंट D। पहले कुछ मान लेते हैं, ठीक है। माना जो हमारा BC है वह x है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट एक नाम और दे दीजिएगा BC। यहाँ पर आपको पॉइंट D है, इसका नाम हम E दे दे रहे हैं। और यहाँ पर नाम दे दीजिएगा F, इसका नाम क्या दीजिएगा, F। तो इधर दीजिएगा, लिखिएगा BE। BE बराबर, यहाँ पर हमारा ये किसके बराबर है, AF के बराबर है। तो हमें मालूम है AF की जो वैल्यू है वह h मानी गई है। क्या मानी गई है, h। और इधर ED जो होगी वह हमारा होगा ED बराबर कितना, BC के बराबर होगा। ये भी क्या होगा, x होगा। क्योंकि आप जानते हैं जब बादल का प्रतिबिंब झील में बनेगा तो उस समय जो झील का जल होगा वह दर्पण का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, दर्पण का। तो आप जानते होंगे एक समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब जितनी दूरी पर स्थित होता है सतह से, हमारा प्रतिबिंब भी उतनी ही पीछे बनता है। तो सपोज दैट यह हमारा जो दर्पण है या जो हमारा प्रतिबिंब है, ठीक है, इसको यहाँ से पहले हटाएंगे। जो हमारा यहाँ से बादल है उसकी ऊंचाई यहाँ पर देखिए हमने इसको x माना है, ठीक है, और यह ऊंचाई हमारी x आ रही है। तो झील के अंदर ED की जो लंबाई होगी, ठीक है, ED, इसकी भी जो ऊंचाई होगी वह हो जाएगी x प्लस h। क्या हो जाएगा, x प्लस h। तो यहाँ से E से लेके D तक की जो दूरी है वो हमारा हो जाएगा x प्लस h। क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस h। अब आइए निकालते हैं हम इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू यदि हम निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये झील क्या है या इस बादल की झील से ऊंचाई क्या होगी। तो आइए पहले देखते हैं त्रिभुज BCD में। यहाँ पर लिख लीजिएगा, जल का तल या जल एक दर्पण का कार्य करेगा। एक नहीं तो रहने दीजिए, समझ गए आप लोग तो ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा, फिर से देख लेंगे। जो BC की ऊंचाई है हमने x माना है,
नीचे यहाँ पर देख रहे हैं AF है जो किसके BE के बराबर है, किसके बराबर है BE के, BE और AF दोनों बराबर है, तो ऊंचाई h दे दिए हैं। तो हमें मालूम है कि जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनना हमारा कहाँ, नदी में या झील में, तो इसमें झील का जो जल होगा वह दर्पण का कार्य करेगा। अतः झील के तल से ऊपर जितने मीटर ऊंचाई पर हमारा बादल स्थित होगा उतने ही नीचे हमारा झील का प्रतिबिंब बनेगा। अतः E से लेके जो D की दूरी होगी वह x प्लस h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस h। ठीक है, अब आइए फिगर में देखते हैं। देखिएगा त्रिभुज ABC में, किसमें देखिएगा, त्रिभुज ABC में, तो आपका हो जाएगा tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। यह हमारा आधार सपोज दैट y मान लीजिए। ठीक है, आधार AB बराबर y, तो यहाँ पर कर लीजिएगा x अपान y, तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, तो y बराबर हो जाएगा x अपान tan अल्फा। इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब हम नीचे वाले त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan बीटा बराबर हमारा लंब होगा BD अपान आधार क्या है, आधार हमारा होगा AB। मान रखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा tan बीटा बराबर, देखिए BD का मान हमारा होगा h प्लस x, यहाँ तक की दूरी हमारी h है और ये दूरी h प्लस x है या x प्लस h है, तो हम यहाँ पर h प्लस x लिख दिए हैं। बटा में AB का मान हमारा क्या है, y है। फिर ये गुणा करेंगे तो y बराबर यहाँ पर हमारा निकल जाएगा 2h प्लस x अपान करेंगे tan बीटा। क्या हो जाएगा, tan बीटा। तो आइए समीकरण 1 को लेकर हल करते हैं। तो हम समीकरण 1 से हल करेंगे, समीकरण 1 और 2, इसका नाम दे दीजिएगा 2, समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 क्या कर रहा है, समीकरण 1 में हमने y का मान रखा है, यहाँ पर भी समीकरण y का मान, तो इस y का मान यहाँ पर ला के रखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x tan अल्फा बराबर आपका हो जाएगा 2h प्लस x अपान tan बीटा। अब क्या करिए, इनका तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा करते हैं तो आपको मिल जाएगा x tan बीटा बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2h tan अल्फा माइनस आपका हो जाएगा, माइनस नहीं सॉरी प्लस है x tan अल्फा। अब हम क्या करेंगे, x वाले पद एक तरफ करेंगे तो x को इधर करिए, तो हमारा हो जाएगा x tan बीटा माइनस x tan अल्फा बराबर कर लीजिएगा 2h tan अल्फा। क्या हो जाएगा, 2h tan अल्फा। अब यहाँ से आप x का मान ले लीजिए, x का मान लेते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो इस तरह यहाँ पर हो जाएगा 2h tan अल्फा। यहाँ से यदि हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर हमारा हो जाएगा 2h tan अल्फा होल अपान हमारा हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखिए हमने यहाँ पर x का मान निकाल लिया। यदि हमने x का मान निकाल लिया है तो यहाँ से देखिए झील की सतह से इस बादल की जो ऊंचाई होगी वह h प्लस x होगा। क्या होगा, h प्लस x होगा। तो लिखेंगे तल से या झील के तल से, झील के तल से बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई, तो बादल की ऊंचाई हमारे यहाँ पर जो होगी वह हो जाएगा h प्लस x। क्या हो जाएगा, h प्लस x। तो हम यहाँ पर क्या करिए, x का मान रख ले रहे हैं। क्या रख ले रहे हैं, h का मान, x का मान सॉरी, तो x का मान हमारा है 2h tan अल्फा बटे में यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। तिर्यक गुणा करिए या तो इसके बटे करके एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम वही बनेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्या बनेगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा h tan बीटा, फिर माइनस h tan अल्फा, फिर प्लस, इससे भाग देंगे तो एक बार जाएगा,
तो यह हो जाएगा 2h tan अल्फा। क्या हो जाएगा 2h tan अल्फा। देखिए तीनों पदों में h है, h कॉमन ले लीजिए, तो पहले माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा h tan बीटा, इसको माइनस करेंगे। देखिए आपका प्लस में है या माइनस में है, तो माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस h tan अल्फा होल अपान हमारा हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। यहाँ से आप h कॉमन ले लीजिएगा, तो h कॉमन लेते हैं तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। क्या बचेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा होल अपान हमारा हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। इस तरह जो मीनार के तल से झील के तल से हमारे बादल की ऊंचाई है वह सिद्ध हो गई h tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे में tan बीटा माइनस tan अल्फा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोगों का जो त्रिकोणमिति का अध्याय ऊंचाई दूरी का वह समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर प्रस्तुत होंगे। आप लोग से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, तो हम आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें।